बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है ना इस साल का वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो तुम्हारी स्क्रीन्स पे आ रहा है, तुमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे मैं बता दूंगा, देखो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताओ ABCD में से क्या आंसर है। थर्ड। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती कौन सी है? एक सरफेस पे जिसपे इक्वल पोटेंशियल होता है मतलब हर पॉइंट पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो वाली सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम रहती है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब हम चार्ज को मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरी तरफ तो उसका वर्क डन कितना होता है? जीरो। बिकॉज वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। है ना। बट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट इज जीरो। सो वर्क डन इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो। सो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी, देखो। नॉट, ये बहुत ना ध्यान से जब भी ऐसे हम देखें ना, नॉट, नेवर या मतलब ऐसा कुछ हो ना तो उसको अंडरलाइन करते हैं। तो नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो तुमने आंसर बताया थर्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये है या नहीं है? है। है सर। ये तो है ही है, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं ये क्रॉस नहीं करते। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी क्रॉस नहीं करती है ना। ये तो यस मैंने सर। तुमको रटवा दिया कई बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती? क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन दो हो जाएगी चार्ज की, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। हाँ, क्योंकि जिस पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट किया ना वहाँ पे चार्ज की डायरेक्शन दो हो जाएंगे और वो पॉसिबल नहीं होता। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो है। सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो, ये भी ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो है तो रेट ऑफ द चेंज तो जीरो हो गई। और दे कैन बी इमेजिनरी स्फेयर्स, हो सकती हैं इमेजिनरी स्फेयर्स। कैसे? जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, इस तरफ देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है ना। यस सर। तो इसका जो हम कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। यस सर। कंसेंट्रिक स्फीयर्स तो हो सकती हैं, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों प्रॉपर्टीज हैं, थर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये करो सॉल्व। 2 point charges plus 8Q and minus 2Q are located at x equals to 0, ये ना वर्कशीट वाला क्वेश्चन है, वर्कशीट में किया हुआ है ये। यस सर। The point on x axis at which net electric field is 0 due to these charges is, चलो डायग्राम बनाते हैं फिर तुम सॉल्व करना। ये यहाँ पे कौन सा चार्ज रख लेता हूँ मैं? 8Q। और दे आर लोकेटेड एट x equals to 0 and x equals to L। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया बताओ? एक्स इक्वल टू जीरो। x equals to 0। और ये पॉइंट हो गया x equals to एल। 8Q और माइनस 2Q। तो तुमने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो। बताओ कैसे निकालेंगे? और सर एक इमेजिनरी एक्सिस पे हम इसका वो मान लेते हैं तो पॉइंट। ये जो बेटे पॉइंट्स या बोल रहे हो ये मैं इसके बीच में लूँ या साइड पे लूँ? साइड पे का जहाँ मर्जी ले सकते हैं, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं, नहीं। जहाँ मर्जी नहीं ले सकते। सिया ध्यान से सोचिए। लेते तो बाहर ही है फिर। बेटे पता है क्यों बीच में, पता है क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर तुम बीच में लेते हो तो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे अगर तो एक टेस्ट चार्ज रखोगे Q0। अच्छा, ये जो माइनस टू क्यू का चार्ज है ये Q0 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो 8Q का चार्ज है ये Q0 को रिपेल करेगा। तो ये तो दोनों फील्ड्स ऐड नहीं हो जाएंगी? यस सर। हम तो वो पॉइंट चाहते हैं जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, लेट अस सपोज। और ये डिस्टेंस हमने लगा दिया कितना? इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं x।
अब अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो 8 क्यू का चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, लेकिन ये जो -2 क्यू का चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट अच्छा। करेगा। इनफैक्ट हम ना -2 क्यू के पास सर रखेंगे। चार्ज उस साइड, हाँ बोलो। वही कह रहा कि सर वो 8 की वैल्यू तो ज्यादा है, फिर तो चार्ज रिपेल ही हो जाएगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पे रख के देखते हैं चार्ज। तो एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो तुम चार्ज को रखो यहाँ पे, इसको रखो एक्सिस्टेंस पे। अब करो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। अब तो कर सकते हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड -2 क्यू की वजह से कितनी होगी? 2k/x²। हाँ, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना k × q/r²। तो ये हो जाएगी 2k इंटू चार्ज कितना है, k इंटू क्यू है ना, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2q है ना, यस सर। अपॉन डिस्टेंस कितना है, एक्स x स्क्वायर। तो ये E1 हो गया, और E2 की वैल्यू कितनी होगी? k8q/l+x²। 8q/, टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, L है। तो ये क्या हो जाएगा, L+x का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो ठीक है या नहीं? यस यस सर। सर। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये मेरे पास ये पता क्या है, ये ना यहाँ पे ना कोई मूवी नहीं चल रही होती, तुम्हारे साथ डिस्कस करके मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो साथ साथ बोला करो। अब तो क्या सो ही जाना है नवंबर तक तुमने? जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं होता तब तक नींद नहीं खुलेगी हमारी। k × 2q/x² इक्वल्स टू, इसको कर देता हूँ कि इक्वल क्यों किया हमने सिया? सर क्योंकि वैसे तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, e1 - e2 = 0 करेंगे तो शिफ्ट करके वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब ऐड करेंगे क्या एक्चुअली में? तो फिर जब हम ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद वो शिफ्ट करेंगे, तो ठीक है। तो k से k कैंसिल हो गया, यहाँ से q से q कैंसिल हो गया। तो निकालो, वैल्यू निकालो, 2 4 सर से 8। सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस है ना। बेटे, जब हम वैसे एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम ऐड करते हैं, लेकिन जब तुम उसमें साइन सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो वो माइनस अपने आप ही हो जाएगा। ओके सर। तो फिर वो अपने आप ही जो E1 है इक्वल्स टू E2, ठीक बोल रहे हो आप, उसका नेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। बेटे, इतना टाइम तुमको क्यों लग जाता है कैलकुलेशन में, मुझे समझ नहीं आता। ये 2 को 8 के साथ काटोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास L+x/x, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये हो जाएगा L+x/x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ जाएगा L+x इज इक्वल टू 2x। तो 2x माइनस एक्स, ये हो जाएगा x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, L। हम्म, आगे वैल्यू x की L। यस सर। यस सर। लेकिन हमको ना जो वैल्यू बतानी है वो x इज इक्वल टू 0 से बतानी है।
तो तुमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया L, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस था? L L, तो टोटल कितना हो जाएगा? L प्लस L to L. 2L। थर्ड पॉइंट आ गया, हो गया सबका? Yes sir. सो क्वेश्चन नंबर, ये नोट डाउन कर लिया? Yes sir. चलो ऐसे एक और तुमको क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। रुको एक मिनट। तो इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं रखता हूँ यहाँ पे 10Q का चार्ज, और यहाँ पे है -2Q का चार्ज। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर्स। तुमने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। तो अब ध्यान से सोच के बेटे करो, ये 10Q है, ये -2Q है, तुम वो पॉइंट निकालोगे जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो। बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही है. कोई बात नहीं, पॉइंट्स में निकाल लो, वो टर्म्स मैंने ऐसी दी है ना, इसलिए। यहाँ पे ये x डिस्टेंस लिया था, Yes sir. तो क्या आया, k इंटू 10, 10/5 plus x whole square 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज equals इक्वल to टू k2q upon x square. ऑन एक्स स्क्वायर। q से q कैंसिल हो गया, Yes sir. 2 5 ज़ा 10, k से k कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5. 5। तो अंडर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √5। Yes sir. तो ये बन जाएगा मेरे पास, क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू √5 -1 इंटू एक्स। Yes sir. अच्छा, √5 होगा अप्रोक्सीमेटली 2.1। Yes sir. 2.1 minus 1 is 1.1। 1.1 into x is equal to 5। x is equal to 5 upon 1.1। तो ये इसको हम लिख देंगे 50/11। 50/11 इज x, 11 4 से 44, और पॉइंट 5 से 55, 4.5 आ रहा है। अजीब क्यों आ रहा है? ठीक तो है।
मतलब मैंने रूट को ही सॉल्व किया था तो जो तब करना है ना सॉल्व, यस x की वैल्यू बेटे क्या आ गई यहाँ पे 4.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से 5 + 4.5 मतलब 9.5 9 है ना। वो आ गया सभी का। हेलो। यस सर Yes, sir. एक ना फ्रेज है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स। themselves क्या मतलब है इसका? कि जो अपनी मतलब मदद खुद करते हैं ना, भगवान भी उनकी मदद करता है ना। यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। क्वेश्चन 3 का आंसर बताओ। सर पीई ई थर्ड का आंसर पी होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगा? पीई साइन थीटा पी ई साइन थीटा। ये पी ई साइन थीटा तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है। इस पे टॉक लगेगा कि ये अच्छा पैरेलल है सॉरी टॉर्क नहीं लगेगी बेटे, वर्क डन निकालना है। और वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा। देखो, कहते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इनिशियल एंगल कितना है? पैरेलल है तो जीरो इनिशियल एंगल 0 Sir, डिग्री। PE answer. आंसर पी ही है। तो वो देख रहे हैं कैसे है। तो इनिशियल एंगल तो 0 डिग्री है, तो इनिशियल वर्क डन निकालोगे तो यू आई इक्वल्स टू माइनस पी इंटू कॉस ऑफ, बोलो, जीरो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 तो ये क्या आ जाएगा माइनस पी। फिर अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या हो जाती है माइनस पी इंटू ई। उसने क्या किया, अमाउंट ऑफ द वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, मतलब अब एंगल कितना हो जाएगा? cos 90 which is cos 0 90, cos 90 विच इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। yes sir अच्छा फाइनल, फाइनल कितना है? 0। 0 इनिशियल कितना है? माइनस माइनस ऑफ पी। तो 0 प्लस पी कितना हो जाएगा? पी। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकेंड पार्ट। ठीक है। yes sir तो जो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी कॉस थीटा। और जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी। sin theta और पी क्या होता है? dipole moment डायपोल मोमेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? q into qa q q into 2a हाँ, q इंटू टू ए, वे टू ए इज द डिस्टेंस बिटवीन दी, dipoles नहीं डायपोल्स नहीं बटे टू चार्जेस। two charges yes sir plus minus Because dipole constitute, dipole is made up of two charges, right? So it is yes sir the distance between the two charges. Okay. So next question, question number 4। ये तो बहुत सिंपल है, सीरीज में ज्वाइन किया। one इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 1 1 माइक्रोफैराड। ये 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर हम इसको करेंगे 1/c नेट। सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। पैरेलल में क्या होता है? c1 plus c2 plus c3 c1 प्लस c2 प्लस c3। और रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में r1 plus r2 and और parallel पैरेलल में 1/r1 प्लस 1/r2।
चलो गुड इनफ। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, 5f। 5f कैसे? फोर्स जब डायरेक्ट कांस्टेंट के साथ लगती है तो डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, हम्म, एंड जब वैक्यूम में लगेगी तो वो 5f होना चाहिए ताकि बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एक्चुअली में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के 1 की अपॉन स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डालते हो जिसकी वैल्यू 5 है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। यस, अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इन मीडियम इक्वल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम। साइलन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? के इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना? यस, तो इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम डाल देंगे के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 5। तो ये के इस तरफ चला जाएगा तो 5 टाइम्स फोर्स हो जाएगी 5f। समझ रहे हो बात? मतलब पहले केस में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो डिवाइड हो जाएगा वो 5 के साथ। फिर जब तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हटा दोगे तो जो फोर्स है वो 5 टाइम्स होनी चाहिए, ठीक है ना ये बात? यस। सो फिफ्थ का आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 6, which statement is true for Gauss law? The third, So Gauss theorem can be applied to non-uniform electric field। क्योंकि जहाँ पे भी नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ना उसको कुछ नहीं कर सकते हम। फिर कोई फोर्थ नॉन fourth है, यूनिफॉर्म, फिर fourth, फोर्थ नॉन यूनिफॉर्म है। हम्म? fourth है, कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? अच्छा ये fourth। बताओ, फर्स्ट में वो कहते हैं ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट No, ट्रू? No, na. In the case of the Gauss law, we have made the Gaussian surface, and we actually consider only those charges which are present inside the Gaussian surface. Is this so? yes, So first option is incorrect one. Second option, electric flux depends upon the geometry of the Gaussian surface. false. And we do not consider the geometry of the Gaussian surface, whatever be the geometry. We are only linked about the net charge which is enclosed inside the Gaussian surface. And the formula is E vector or ds vector equals to Sigma upon epsilon, Q upon epsilon. q upon epsilon naught, not sigma, q upon epsilon naught. So second option भी सही है. Third option, Gauss theorem can be applied to non-uniform electric field. Gauss theorem can be applied to electric flux depends upon the geometry. अच्छा ये वाली जो ऑप्शन है ये भी नहीं हुई, गलत होगी. थर्ड ऑप्शन, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाई टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई कर सकते हैं हम इसको? No, sir. नहीं कर सकते. नॉन यूनिफॉर्म के केस में कोई भी लॉ अप्लाई कर ही नहीं सकते. ठीक है. फोर्थ ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट. इज दिस ट्रू और फॉल्स?
ट्रू। ट्रू। बट सर कंटिन्यूअस कैसे होती है? बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, हमने बोला था इफ डिसकंटिन्यूअस होती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होती है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कंटिन्यूस होती हैं, और साथ में जो गॉसियन सरफेस है, इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेंस कंटिन्यूस। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती कंटिन्यूस है। ओके, देखा आई आपने? थॉट दैट डिसकंटिन्यूअस। हाँ, मान लो यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो तुम इसकी गॉसियन सरफेस ऐसे बनाते हो ना, यस। तुम इसकी गॉसियन सरफेस कहीं से ब्रेक नहीं करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सब जगह ही होंगी ना ऐसे, तो तुमने चार्ज को इनक्लोज करना है। ठीक होगी बात? यस सर। तो सिक्स का फोर्थ ऑप्शन, सेवन, सेवेंथ ऑप्शन। ये ना वो वाला केस किया था कि जब हमारे पास बैटरी कनेक्टेड रहती है, बैटरी डिसकनेक्टेड हो जाती है, तो क्या क्या होता है। सर केवी। केवी। ओके, कैन यू टेल मी when the battery remains connected, what is constant? When the battery remains connected, what parameter is constant? पोटेंशियल। Potential. Obviously, when the battery remains connected, the potential has to be constant because the battery is continuously applying the potential across the capacitor plates. Is this so or not? यस Yes, सर। sir. And in the case the battery is disconnected, what parameter remains constant? चार्ज। Remains. Charge, हाँ जी, charge, charge remains constant when the battery is disconnected. So the potential across the plates of the capacitor will become, कहते हैं capacitor plates are charged by a battery with V volts. After charging, battery is disconnected and a dielectric. पहले कितना था V volt? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू Q अपॉन R, ये होता है। यस सर। yes sir, मार पड़ेगी तुमको। वो ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, यहाँ तो कैपेसिटर है। यस सर। तो पोटेंशियल के लिए क्या लिखूं? कैपेसिटर के लिए V इक्वल्स टू Q अपॉन सीवी। C। जाग रहे हो तुम? यस सर। अच्छा, क्या डेट है आज? 10 सितंबर। 10 सितंबर। टाइम क्या हुआ है? सर ऊपर दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे 6:30 हाँ, है। मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो ये फॉर्मूला भी दिख रहा है, पर तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो। यस सर। अच्छा, V इक्वल्स टू, अच्छा ये तुम क्यू बोल अपॉन सी। रहे हो Q अपॉन C। अच्छा, अब हमने क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देना है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब पोटेंशियल की जो न्यू वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? Q, C की जगह KC लिख दूं, यस सर। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V अपॉन K नहीं हो जाएगा, क्योंकि Q अपॉन C V है, तो V अपॉन K, तो थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगी आंसर। बोलो। यस सर। तो आप बोल रहे थे KV। तो मेरे को लगा कि जब हम डायरेक्शन रिड्यूस करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अच्छा, पता है इसमें ना बेटे हमने ना केसेस लेने हैं। हमने ये देखना है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, जब तो तुमने बैटरी को कनेक्ट किया देन द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, whereas when the battery is disconnected the charge remains constant and accordingly the parameter changes. अच्छा ये बताओ, एनर्जी के साथ क्या होता है? अगर तुम बैटरी को सेम केस है डिस्कनेक्ट करते हो, एनर्जी के साथ क्या होगा? एनर्जी विल बी केवी, वो तो इंक्रीज करती है। एनर्जी इंक्रीज करेगी नहीं। एनर्जी इज द क्या कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड वाली ना। हाँ, एनर्जी कैपेसिटर के अंदर जब तुमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो एनर्जी के साथ क्या होगा? गोविंदूर, क्या होगा एनर्जी के साथ? सेम रहेगा। depends.
हाँ, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज, डिक्रीज आंसर ठीक है, क्यों, कैसे? सिया डिक्रीज होगी, जस्टिफाई करो। कहते हैं ना सर मेरे को बता दो, मैं जस्टिफाई कर दूंगी। सर लेकिन हमने पढ़ा नहीं था कि जब हम के इंट्रोड्यूस करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है, स्टोर्ड एनर्जी इंक्रीजेस। बेटे, तुमको मैंने बताया कि जब तुम कैपेसिटर की प्लेट्स बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हो तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? पोटेंशियल। Charge is अच्छा डिस्कनेक्ट, constant. डिस्कनेक्ट बैट- कर, बैटरी को डिस्कनेक्ट बेटे डिस्कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल कहाँ से कांस्टेंट हो गया? कनेक्टेड सुना सर। हाँ, कनेक्टेड करते हैं तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर चार्ज कांस्टेंट रहता है तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है। फिर तुमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। तो जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर, सी की जगह क्या आ जाएगा बेटे, के सी। यानी कि यू डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, यू अपॉन के। सो द एनर्जी डिक्रीजेज बाय के टाइम्स। इज दिस क्लियर? बोलो। यस सर। बेटे ये मैं तुमको ना, एक मिनट रुको, मैं तुमको ये केस करा ही देता हूँ सारे। देखो, हमारे पास ना दो केसेस होते हैं, दो। पहला होता है कि जिसमें हम बैटरी को कनेक्टेड रखते हैं, बैटरी को कनेक्टेड रखा और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया between the plates of the कैपेसिटर। between the plates of the capacitor, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। ठीक है। तो फर्स्ट केस में करता हूँ, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल के साथ क्या होगा, पोटेंशियल क्या रहेगा बेटे, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम कांस्टेंट। से कांस्टेंट। अच्छा, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होती है। लेकिन पोटेंशियल को तुमने कांस्टेंट बोला और डी आर तो डिस्टेंस है, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है। यस सर। थर्ड पैरामीटर, थर्ड में बात करता हूँ चार्ज की। अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। यस सर। लेकिन जब तुमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया तो जो न्यू कैपेसिटेंस है दैट विल बिकम्स के टाइम्स। यस सर। तो के टाइम्स हो जाएगी, बिकॉज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ना। So when you insert a dielectric of dielectric constant K, the new capacitance becomes K into epsilon naught A by D. So that means C dash equals to K into C. और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी, K times the initial charge. So charge also increases. Is this clear? यस सर। So let's move on to the fourth parameter now. Fourth parameter is energy. So in the case of the energy, since the charge is constant, so we will use the formula U equals to half into Q square upon C. ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो आपका चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था, बताओ। बैटरी को कनेक्ट किया, चार्ज क्या हो रहा था बेटे, इंक्रीज। इंक्रीज। तो अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा था और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे क्यू स्क्वायर है तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगला केस करते हैं। अभी इस वाले केस में क्या थी, बैटरी क्या थी, कनेक्टेड कि डिसकनेक्टेड। कनेक्टेड। अब हम बैटरी को कर देंगे डिसकनेक्टेड।
बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? चार्ज। चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यार एक चीज़ गलत हो गई, एक मिनट रुको। वो ये फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, तुम भी वही करी जा रहे हो ऐसे। ये थोड़ी लगेगा एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट है ना अब तो। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ इंटू सी वी स्क्वायर नहीं लगेगा? यस सर। और बैटरी को कनेक्ट करेंगे जब सो रहे हो या जाग रहे हो, क्या कर रहे हो? हाफ इंटू सी इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट का ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना। यस सर। और कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है, सी डैश इक्वल्स टू के इंटू सी। तो एनर्जी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू के इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। एनर्जी इंक्रीज होगी। अच्छा चलो ये तो हो गया। फिर हम करते हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड। अब क्या करूँ? चार्ज कांस्टेंट। अब क्या करूँ बोलो? हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सबसे पहले तो बताओ पोटेंशियल के साथ क्या होगा? पोटेंशियल विल डिक्रीज। डिक्रीज है ना। ऑब्वियसली ना, ये कॉमन सेंस भी है कि जब तुम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल सप्लायर है वो ही डिस्कनेक्ट कर दिया तुमने, बैटरी को ही डिस्कनेक्ट कर दिया। इज दिस क्लियर? यस सर। तो जो पोटेंशियल है इट विल डिक्रीज। अच्छा सेकंड, सेकंड एनर्जी के साथ क्या होगा? हाफ इंटू, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। थर्ड, चार्ज, चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा वो तो। यस सर। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगी, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू माइनस जी बी बाई डी आर। चलो वापस चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तुमने निकाल दिया, थर्ड ऑप्शन। एट्थ, एट्थ बताओ। पोटेंशियोमीटर। क्यों? क्योंकि उसकी वैसे अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। हाँ जी। क्योंकि उसकी कोई अपनी रेजिस्टेंस नहीं होती है एंड बाकियों की होती है। That's it. पोटेंशियल की अपनी, पोटेंशियोमीटर की किसने कहा अपनी रेजिस्टेंस नहीं होती? ये किसने कहा? फिर आपने बताया था। मैंने नहीं बताया, ऐसे भी, ऐसे ये पाप मत करो, मैंने ये नहीं बोला कि पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस नहीं होती। पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ वायर्स, एंड हाउ कैन यू मेक अ वायर without any resistance? It is not possible. So milord, are you understanding my point? Yes sir. So if you are actually making a wire, how can you make a wire without resistance? So this is not possible. But still your answer is correct, potentiometer. So please justify how. सर इसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती। इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ऐसे कैसे? यस सर, वही बोल रही थी मैं भी कि उसकी वो नहीं होती है, मतलब वो होती कुछ है इफेक्ट नहीं इंटरनल। डालता सर्किट पे अपना। हाँ ये ठीक है, इफेक्ट नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? क्योंकि उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, या फिर मतलब वो चार्ज को, करंट को कुछ नहीं कहता, कह सकते हैं। एक्चुअली पर बेटे, करंट को भी कहते हैं, रेजिस्टेंस भी होती है, लेकिन इफेक्ट इसलिए नहीं डालता क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है ये सारे डिवाइसेस नल पॉइंट मेथड के ऊपर काम करते हैं। और नल पॉइंट मेथड में तुम गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को ज़ीरो करते हो, और जब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ही ज़ीरो हो गई तो कंसिडर ही नहीं होगा, करंट उसमें से पास ही नहीं हुआ।
तो कुछ भी पिक्चर में नहीं आया, रेजिस्टेंस भी नहीं आई। इज दिस क्लियर? यस सर। तो हमने ये नहीं कहना कि पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस नहीं होती। ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होती है, बट दीज डिवाइसेस दे वर्क ऑन नल पॉइंट मेथड which says that the deflection in the galvanometer is zero, so no current is flowing. So that means obviously it will be the best or the ultimate equipment to calculate the EMF. Is this clear? यस। Question number 9. सर 8/27। 8/27 is the correct answer, but कैसे? और सर मेरे को ना इसका वो रटा हुआ है जिसमें इसमें हम ऐसे करते हैं L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। वो हमारे पास रेजिस्टेंस की आ जाती है रेशियो, फिर करंट के लिए उसको हम अपोजिट कर देते हैं। क्योंकि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये भी मेरे ख्याल से बुकलेट का ही है। यस सर। V equals to I into R। देखो एक ना बड़ा बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर तुम उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हो ना अच्छे से, तो क्वेश्चन मिलते जुलते ही आते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू a circuit containing two wires of same material connected in parallel if the length and area of the wires are in the ratio 3:2 and 2:3, then the ratio of the current passing through the wire is, तो they are connected in parallel with length of the radii। देखो R इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए होता है। अच्छा लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, अच्छा रेशियो दी है, तो आर वन की वैल्यू R1 इक्वल्स टू L1 अपॉन A1, और ऐसी R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L2 अपॉन A2। A2। तो अगर तुम रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और A2 ऊपर चला जाएगा, A2 अपॉन A1। लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बेटे वो कितना होता है, पाई R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू R1 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया भाई, ठीक है। L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2, और R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे 9 यस। अपॉन 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यस सर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 27/8। यस सर। So these are the ratios of the resistances, but the currents should be having the opposite ratio because current is inversely proportional to resistance. More is the value of the resistance, lesser will be the value of the current. So the value comes out to be equal to 8:27. So third option is the correct answer. Is this clear? यस सर। So question number 9, then we move on to, note down कर लो इसको। चलिए आगे। यस सर। इस बार ही ना जो रिजल्ट होगा ना फटाफट आ जाएगा, देखना सीबीएसई का, क्योंकि ओएमआर शीट्स तुमको मिलेंगी, कंप्यूटराइज चेकिंग होगी, मशीन में डलेंगी और हाँ रिजल्ट इवैल्यूएट हो जाएंगे। और साथ में एक और चीज़ है कि अगर पहले क्या होता था स्टेप वाइज मार्किंग होती थी, तो अब तो भाई सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो इसलिए ध्यान से सोच के करना पेपर। पहले स्टेप वाइज मार्किंग हो जाती थी ना, तो तुम कहते थे कि चल यार
फॉर्मूला ठीक लिखा है या कुछ है तो मार्क्स दे दो, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं ऐसा। मशीन में जाएगा, OMR चेक होएगा। और इसमें एक और चीज़ है, जो तुम OMR को सर्कल करते हो ना, इसमें ना ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना होता है तुम्हें। ब्लू बॉल पॉइंट पेन, इंक वाला पेन नहीं यूज़ करना होता, पहली चीज़। और दूसरा, उसको ना प्रॉपरली सर्कल करना होता है, क्योंकि जो मशीन होती है ना वो उठाती नहीं है। अगर तुमने जैसे मान लो ये ब्लैंक है, तुमने इसको ऐसे ही ऐसे ऐसे कर दिया, ये इसको वो उठाएगी नहीं मशीन, तो इसलिए वो तुम्हारा चेक ही नहीं होगा। तो तुम्हें अगर ये सर्कल है तो ये पूरा ऐसे सर्कल करना होता है। और सही ऑप्शन होती है कि जब तुमने ना करेक्ट आंसर निकाल लिया, जैसे मान लो 9th का तुमने 8:27 निकाल लिया आंसर, तो तुम तभी बाद में नहीं करना, 9th का तुम 8:27 मार्क कर दो। तुम ये मत सोचना मैं बाद में रिवीजन करूँगा फिर दोबारा देखूंगा सही है या नहीं, गलत है, ख़त्म हो गया काम बस। ना रिवीजन करने का टाइम होता है ना कुछ है। तुमने आंसर निकाल दिया, एक बार ही देख लो दोबारा, और साथ ही उसको मार्क कर दो OMR पे। ठीक है, तो ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो, 10th क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, हाउ? सर आपने बताया था ना जब कंडक्टर में फिर वो जो मैंने एक मिनट मेरे पे नहीं डालना, गलत हो गया ये। फोर्थ ऑप्शन गलत है, मैंने नहीं बताया, गलत है। नहीं सर आपने नहीं बताया, मतलब जो कंसेप्ट में लगाया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है क्योंकि जो वैलेंस बैंड होता है वो पास हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बढ़ती है, तो कंडक्टेंस। उल्टा बोल रहे हो, क्या बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है ना, अगर हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, तुम अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो कंडक्टर्स के केस में कोलिजन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, दो बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तुम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन फटाफट जंप मार के कंडक्शन बैंड पे चला जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाती है, उसको टेम्परेचर मिल जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ध्यान से सुनो, सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, लेकिन कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। इज दिस क्लियर? यस सर। सो कौन सी ऑप्शन है? सी। सी बार Hmm. इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11th now. बताओ क्या आंसर होगा? सर ए या सी में से है कोई। नहीं नहीं, पर एक आंसर बताओ। ये तो बात ठीक है, ए या सी में से ही है, पर कौन सा है? सर सी ले लो, सी ठीक है। सी ले ले? यस सर। सी आएगा आंसर इसका, सिमरन? So I think A है. आई थिंक ए है, क्यों है ये? So क्योंकि मतलब उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है. तो फिर ए में तो लो लिखा हुआ है। ए में तो सब लो, पता नहीं.
आंसर तो यही है एक्चुअली में। जो अलॉयज होते हैं दे हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका जो है वो कम होता है, और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होगा ना रेजिस्टिविटी का, तो उसका मतलब टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती उसकी। अलॉयज जो होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज भी करते हो तो इतना ज़्यादा चेंज उसमें नहीं आता। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. सो ये ऑप्शन लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होती है। हो गया? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये तो है ही नहीं सिलेबस में, अभी हमने पढ़ा नहीं है मुझे। क्यों? अच्छा ही, तो क्या सॉरी। हो गया? हेलो, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यस सर, यस। ऐसे मत करो बेटे, भगवान पाप देगा आपको। याद रखना कांस्टेंट वोल्टेज है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बोलो फॉर्मूला। एच इज इक्वल टू VIT। वी आई टी ना। फॉर्मूला बेटे बहुत ही कम लगाते हैं क्योंकि इसमें वी और आई दोनों ही आ गया ना। तो अगर V पोटेंशियल, square. हाँ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो अगर तो तुम्हारे पास करंट सेम हो, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज में करंट सेम होता है, तो उसमें एच की वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यस सर। बताओ क्या होगा आंसर फिर? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए डाल देना, ए को पाई आर स्क्वायर डाल दो, रेशियो निकाल लो। बहुत टाइम लगे। कर रहे हो इसको सॉल्व सिया सिमरन? यस सर, यस। सर 2H। 2H is the right answer. 2H is the correct answer. ये देखो ना, H is equal to V square upon R into T था। R को तुम लिख लो रो एल अपॉन ए, और एरिया क्योंकि रेडियस की बात कर रहे हैं ना तो एरिया को लिख लो तुम पाई आर स्क्वायर। तो इंटू क्या हो जाएगा, सॉरी आर की वैल्यू आ जाएगी ये। बस फिर सॉल्व कर लो H1 H2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। कर लोगे कि मैं करूँ इसको सॉल्व? फिर हो गया।
हो गया 2h। क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। हाँ बताओ। ABCD। सर डबल। डबल होगी क्यों? सर आई इक्वल्स टू NaVDE वाला फॉर्मूला जो होता है उसमें हम आई इक्वल्स टू V अपॉन R पुट कर देंगे। लेट मी करेक्ट। आई इक्वल्स टू NaVD जो फॉर्मूला लगाना है ना बेटे, उसमें करंट की बात भी की होनी चाहिए। सर हम आई को पुट कर देंगे ना V अपॉन R। हाँ नहीं बेटे, इसमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस E इंटू ई अपॉन एम इंटू टाउ। इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हमने इवैल्यूएट की थी ना, याद है? यस सर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो अब इस फॉर्मूले को देख के बताओ क्या आंसर होगा। सर इससे भी डबल होगी। क्यों डबल क्यों E आएगी? को पुट करेंगे, E को dV/dr। अच्छा ये नहीं करना, E इक्वल्स टू dV/dr नहीं करना है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं हो रहा, मीन रिलैक्सेशन टाइम के साथ भी कुछ नहीं होगा, और मास जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो इट विल रिमेन द सेम। drift velocity will remain the same because none of the parameters among these is changing। ठीक बट है। सर हम दूसरे मेथड से कर रहे हो आई इक्वल्स टू वाले से तो डबल हो रहा है। हाँ नहीं, पर वो फॉर्मूला नहीं लगाना है बिकॉज उसमें ना करंट की बात होनी चाहिए, और उसमें नहीं, हमने वो फॉर्मूला नहीं आई इज इक्वल टू NaVD नहीं लगाना, हमने तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला लगाना है। ठीक ओके है। सर। सर इसमें जैसे सिया कह रही है इसमें हमने dV/dr क्यों नहीं लगाया? हाँ ये भी पॉइंट ठीक है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V अपॉन एल हमने क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट की? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रैक्टिकल केसेस में अगर हमने एक बार अप्लाई कर दी या पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो हम जनरली उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस उसने V अप्लाई किया, तुमने फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से बताना है, इट विल रिमेन द सेम माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तुमने वो नहीं करना, E इज इक्वल टू V अपॉन एल भी नहीं सब्स्टिट्यूट करना, और वैसे भी अगर ओके तुम सर। सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है ना? यस सर। फिर माइनस माइनस जहाँ पे वो प्लस हो जाएगा, कहीं पर वो यूज नहीं करना हम ई इक्वल्स टू बी अपॉन एल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी वर्कशीट का क्वेश्चन है। 15 तक करेंगे बस, चलो 14 और 15 का आंसर तुमने लेकिन अपने आप बताना अब थोड़ा जूम कर दो, डायग्राम दिख नहीं रहा, है। डायग्राम दिख नहीं रहा? ओके मतलब वैल्यूज क्लियर नहीं है। चलो, अब ठीक है ये। वैल्यूज मैं बता देता हूँ तुमको। ये तो 6 ओम है ना, ये 8 ओम्स है, ये 3 ओम्स है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये कितना है? 30। 30 ओम्स। पता नहीं सी आएगा आंसर, नहीं आया। चलो निकालना क्या है इसमें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सर ऑप्शंस दिखाना। तुम बता दो सीधा क्या आया, ऑप्शन क्या देखनी है? 15/2। हाँ 15/2। 15/2 कैसे किया? 6 और 3 पैरेलल,
उनका करते हैं सीरीज में 8 के साथ, फिर 15 वेरी गुड। 15/2 जो है वो 7.5, ये आंसर है। देखो 3 और 6 पैरेलल में हो गए, ये हो गए 9। यस सर। 3 और 6 पैरेलल में 9 थोड़ी हुआ। 3 और 6 18/9, तो वो 2 हो 8 जाएगा। और 9 तो 2 हो गया। 2 और 8 सीरीज में, 2 + 8 कितना हो गया? 10। 10 10 और 30 पैरेलल में 300/40 300/40 और 7.5 जो है वो आंसर आ गया। देखते हैं ऑप्शन कोई है या नहीं है। हाँ है, सी बार इज द करेक्ट आंसर ना। यस सर। लास्ट क्वेश्चन करना है। चलो ये तो तुमने बता दिया, वेरी गुड। 15th क्वेश्चन बताओ। 15 तक करेंगे आज। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ सर, 4th। 4th कैसे? सर तुक्का। नहीं, अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलना। सर क्योंकि इंटेंसिटी है तो वो हम एरिया में देखते हैं, तो वो मीटर स्क्वायर होगा, एंड करंट वो हम एक बार ले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे हम डिनोट किसके साथ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी के साथ ही कहते हैं ना हम। यस सर। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू आई इंटू एल, आगे साइन ऑफ थीटा, ये होता है। यस बी के निकालने हैं यहाँ से तुमने। बी क्या हो जाएगा? एफ अपॉन आई इंटू एल। फोर्स, फोर्स क्या होती है? न्यूटन। करंट के क्या होते हैं? एम्पियर। लेंथ के क्या होते हैं? मीटर्स। मीटर्स। तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। बॉम्बे आएगा फिर, है ना। बी इक्वल्स टू न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। पता है मैंने ये फोर्स वाला फॉर्मूले क्यों लगाया? क्योंकि मैंने ना यहाँ पे न्यूटन देख लिया। सारी ऑप्शन में न्यूटन है, मतलब न्यूटन को यूज करना पड़ेगा। तो फिर फॉर्मूला जो है वो ये लगेगा। यस। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गए सभी को? 15 तक कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो बोलो। 15 तक पता लग गए? यस सर। चलो, अब जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है वो ट्यूसडे को ही होगी। अब अगले वीक से ठीक हो जाएगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है। सर पेपर है। फिर पेपर है? यस सर। कब तक है पेपर ये? सर 17 तक है, बट बस लास्ट वीक मतलब सैटरडे को है, फिर उसके बाद ट्यूसडे को है। ट्यूसडे को है? अच्छा यार, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा चलो कोई बात उसके बाद का रिकॉर्डिंग भेज देना। नहीं है। हाँ, लेक्चर भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। ठीक है। अब लेकिन ट्यूसडे को ही होगी क्लास। ठीक है। ओके सर। चलो, so that is for the day. So goodbye to all. Have a good day. थैंक यू। Thank you, sir.